नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग BLIS 223 में जून 2018 का आज का प्रश्न हम लोग 1.1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग 1.2 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। शाब्दिक धरातल के उपसूत्रों की साधारण चर्चा कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग जितना जल्दी हो सके 2 to 3 का सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो वहाँ से मैं अब रोज़ कोशिश करूँगा कि कम से कम एक दिन में 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो सके। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने से दोस्तों आपको ये होगा कि आपको जो भी कन्फ्यूजन रहेंगे या फिर जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि अगर आप एग्ज़ाम में अगर भूल भी जाते हैं तो भी अगर आप वीडियो को देखे रहेंगे कंप्लीट तो आप एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कभी भी आप जो पढ़ाई करते हैं तो आप नोट्स खुद से ज़रूर बनाएं और नोट्स बनाने के बाद उससे रिवीजन करें। ऐसा करने से आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, शाब्दिक धरातल के उपसूत्रों की साधारण चर्चा कीजिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों, शाब्दिक धरातल और कहीं कहीं इसे मौखिक धरातल भी बोला जाता है। आप देखेंगे तो कुछ बुक्स में मौखिक धरातल भी लिखे गए हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्कस द कैनन ऑफ वर्बल प्लान विथ एग्जाम्पल्स। दोस्तों देखिए, बहुत सारे मुझे कमेंट भी आ रहे हैं कि इंग्लिश में क्लास करवाइए। तो दोस्तों, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे वो मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं इंग्लिश में PDF को सेंड कर सकता हूँ। ठीक है। और दोस्तों, जितने भी इम्पॉर्टेंट PDF होते हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। तो आप टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो उसे बिल्कुल ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, एक वर्गीकरण पद्धति में मौखिक धरातल से संबंधित 4 उपसूत्रों का संबंध भाषा और संबंधित पहलुओं से है। वर्गीकरण पद्धति में प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली उस प्रसंग को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए जिस प्रसंग के लिए उस विशिष्ट पद का प्रयोग किया गया है। साथ ही उस पद में और कौन कौन से पहलू सम्मिलित किए जा सकते हैं यह भी स्पष्ट होना चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अभी जो भी कैनन्स ऑफ वर्बल प्लान है उसके बारे में हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट को आपको उस 4 पॉइंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। आपको नोट्स बनानी होगी और नोट्स बना के पढ़ाई करना है। दोस्तों, आपको लगता होगा कि काफ़ी डिफिकल्ट है नोट्स बनाना, बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं ये जो नोट्स बनाया हूँ ये बनाने में मुझे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगे हैं। ठीक है, तो जब मैं 15 से 20 मिनट में बना सकता हूँ तो आप, मुझे लगता है कि आप 10 मिनट में बना सकते हैं, क्योंकि आपको बस देख के यहाँ पे कॉपी करना है। और आप कॉपी ना करें बल्कि उसे अपने अनुसार लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे और आपको याद भी काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, मौखिक यानी शाब्दिक धरातल से संबंधित 4 उपसूत्र निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? प्रसंग का उपसूत्र यानी कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इसमें देखिए, कोई भी संहिता सर्वत्र सर्वकाल के लिए उपयोगी नहीं हो सकती है, क्योंकि समय समय के साथ पाठकों की रुचि, विषय क्षेत्र में पुस्तक की प्रकृति एवं सेवाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। कहने का मतलब क्या दोस्तों? देखिए, टाइम के अनुसार पाठकों की डिमांड भी बदलती रहती है। कहने का मतलब क्या है कि अभी मान लीजिए कि अभी कुछ ऐसे बुक पढ़े जा रहे हैं पाठक के द्वारा जो अभी के समय में ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन आने वाले टाइम में ये गारंटी नहीं है कि इसी बुक को उस समय भी इतने अधिक पढ़ी जाएगी। ऐसा नहीं है, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, देखिए, अतः इस उपसूत्र के अनुसार सूची संहिताओं के समय के साथ साथ आवश्यक रूप से परिवर्तन किए जाने चाहिए। यह कहा जा सकता है कि संहिता को समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी बुक्स होते हैं उसे टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। कारण क्या है कि देखिए, अभी के लोगों को जो पढ़ना पसंद है वो आने वाले भविष्य में ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस समय भी ये पढ़ना उन लोगों का पसंद होगा। ठीक है, सेकंड नंबर में गणना का उपसूत्र। कहने का मतलब है कैनन ऑफ इन्यूमरेशन। चलिए इसे देख लेते हैं। शब्दावली या विषयों का क्षेत्र सार्वभौमिक रूप से निर्धारित नहीं है। उदाहरण, गति विज्ञान को कुछ लोग भौतिक
यानी फिजिक्स का पार्ट मानते हैं और कुछ लोग इसे मैथ का भाग यानी पार्ट मानते हैं। अगर अन्य उदाहरण की बात किया जाए तो कोलन कोलन क्लासिफिकेशन में दस्तावेजीकरण पुस्तक विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस का भाग है, जबकि यूनिवर्सल डेसिबल क्लासिफिकेशन यानी यूडीसी यह एक स्वतंत्र भाग है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक इतिहास राजनीतिक विज्ञान यह कानून का भाग नहीं है, बल्कि कोलन क्लासिफिकेशन में ये इतिहास का भाग है। ठीक है, चलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि जो भी फिजिक्स में आप देखेंगे कि जो गति विज्ञान है तो उसमें डिस्टेंस भी मापा जाता है, डिस्टेंस भी मेजर किया जाता है। तो कुछ लोग इसे फिजिक्स का पार्ट बताते हैं और कुछ लोग इसे भौतिक यानी कुछ लोग मैथ यानी गणित का भाग बताते हैं और कुछ लोग इसे फिजिक्स यानी भौतिक का भाग बताते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक ही सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के अनुसार दो विषय के बारे में व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन वो एक विषय होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे मामलों में कोई भी गलत नहीं होता। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं गति विज्ञान के बारे में बात करूं तो वो फिजिक्स भी है और वो मैथमेटिक्स भी है। आप किसी एक को गलत नहीं बोल सकते हैं और किसी एक को सही भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों अपने अपने जगह में बिल्कुल ये सही होते हैं। ऐसे मामलों में कोई भी गलत नहीं होता क्योंकि यह विवादित मामला है। बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में सूचीकरण करके अर्थात इसके उपखंडों की गणना करके इस क्षेत्र में निरूपण करना अधिक सुरक्षात्मक होता है। इसे आप एक बार देख लेंगे और देख के आप नोट्स कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें। कभी भी आधा वीडियो देखने से क्या होगा कि आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। आप नोट्स बना लेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसे अगर आप एक बार सुन लेते हैं तो उसके बाद अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप एक बार बस मेरी बात को मान कर देखें। आप कंप्लीट वीडियो देखें, उसके बाद नोट्स बनाएं, फिर देखें रिवीजन करने में आपको कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, थर्ड नंबर में देखिए प्रचलन का उपसूत्र यानी कैनन ऑफ करेंसी। इस उपसूत्र के अनुसार सूची का वर्ग निर्देशी प्रविष्टि एवं शब्दकोशीय विषय प्रविष्टि के अभिव्यक्त करने के लिए जो भी शब्द का प्रयोग किए जाते हैं वे प्रचलित होने चाहिए। अर्थात इस उपसूत्र के अनुसार शीर्षक में वर्ण एवं उपकल्पन हेतु प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसे आपको एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्लीट नोट्स बना के ही बता रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद का भी जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं बिल्कुल सरल लैंग्वेज में और कंप्लीट कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, उसे मैं इंग्लिश में भी लेकर आऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा आज समय की व्यस्तता के कारण मैं परफेक्ट इंग्लिश नहीं यहाँ पे लिख पाया हूँ, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करें आज के लिए। ठीक है, फोर्थ नंबर में है कि अल्पभाषित का उपसूत्र। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट है, इसे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका अर्थ यह है कि वर्गीकरण की सूची पत्रों में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह न तो निर्णयात्मक होना चाहिए और न ही आलोचनात्मक। डीडीसी की 14वें संस्करण में पारा मनोविज्ञानी के लिए छलिया शब्द का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, जो यहाँ पे मैं छलिया शब्द देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया हूँ, यह मैं आपको एमसीक्यू के जब क्लास में बता रहा था वहाँ पे भी ये बता चुका हूँ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साहित्य लेखकों का विभाजन करते समय बड़े या छोटे लेखक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी दोस्तों किसी भी लिटरेचर यानी किसी भी राइटर के बुक का आप अगर वर्गीकरण कर रहे हैं यानी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे छोटे लेखक और बड़े लेखक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्षों के द्वारा लेखकों का वर्गीकरण इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों के द्वारा पसंद किए जाने वाले विषयों का अपमान हो। किसी भी लेखक की साहित्य प्रतिष्ठा कभी भी अस्थायी नहीं रहती, उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसकी प्रतिष्ठा में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ से काफ़ी MCQ 223 के एग्ज़ाम में बने थे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेंगे जो कि इस बार 2020 में पूछे गए थे। ठीक है, तो छोटा छोटा पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि ये BLIS के बाद आपको ये सब वर्ड काम नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अतः वर्गीकरण प्रणाली में वर्तमान एवं निष्पक्ष शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, जो कि जून 2018 में पूछा गया था। ठीक है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि आप टोटल प्रीवियस ईयर के 3 साल के क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, आप लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 3 साल को किस प्रकार पढ़ना है, मतलब साल में इसमें 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों आप कम से कम 2 साल का
दोनों पेपर पढ़ लें, सॉरी, जो दिसंबर में होता है या जून में होता है, जिससे आपको टोटल 4 सेट पढ़ने होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चारों आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। और दोस्तों, ये बताते हुए मुझे आज काफ़ी खुशी हो रही है कि आज हम लोगों के चैनल में कंप्लीट 2000 यानी 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो मुझे ये जानकर काफ़ी अच्छा लगा। ये चैनल को जब मैं ओपन किया था तो मुझे आज भी याद है कि मैं टोटल लगभग उस समय 20 या 25 के आसपास लोग जुड़े हुए थे मेरे चैनल से, और कंटिन्यू उस समय से हम लोगों का साथ चलता रहा, आप लोगों का सहयोग मिलता रहा। आज हम लोग टोटल 2000 फैमिली मेम्बर हो चुके हैं। तो जिसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू, शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और इसी तरह आप कंटिन्यू साथ देते रहें। और मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ दोस्तों कि इस चैनल में आपको भले किसी समय के कमी के कारण मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं रह पाता हूँ एग्ज़ाम के टाइम में, मैं उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा कि मैं एग्ज़ाम के टाइम में रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि जब तक आप लोगों का लाइब्रेरी में जॉब ना लग जाए, मेरे चैनल के द्वारा आपको जितनी संभव सहायता मिल सके मैं बिल्कुल करूँगा। और जितने भी मेरे पास इंपॉर्टेंट PDF होंगे, बुक्स होंगे, मैं बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करता ही रहूँगा, ठीक है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक जितने भी लाइब्रेरियन के ग्रुप हैं उसमें शेयर ज़रूर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।